हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं अंकित श्रीवास्तव। कल मैंने एक वीडियो डाला था आपके साथ CGL CHSL 2020 जो बच्चे अपियरिंग होने वाले हैं या अपियरिंग हैं, मींस CHSL का फॉर्म फिल कर चुके हैं, CGL टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए वो वीडियो काफ़ी अच्छा था, एक बूस्टअप था। जो रिपीटर हैं या जो फ्रेशर हैं दोनों को वो वीडियो देखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अंकित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल स्टडी विद SSC फॉर श्योर में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया था। इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं आपको पहले से ही बता दूं कि अगर आप CGL CHSL 2020 टारगेट कर रहे हैं या कोई अदर एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं जिसमें GS एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपने देखा होगा कि जो SSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं पास्ट कुछ ईयर्स के, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि बच्चे रीजनिंग में फुल ऑन फुल स्कोर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फुल ऑन फुल स्कोर कर रहे हैं, इंग्लिश में फुल ऑन फुल स्कोर कर रहे हैं, टायर 2 में फुल ऑन फुल वो गेट कर रहे हैं। बट जहाँ पर बच्चे लैक कर रहे हैं दैट इज़ GS। तो GS बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीट CGL बीट CHSL, कोई भी एग्जाम हो GS आपकी रैंक डिसाइड करने वाला है। मैंने बहुत कायदे से कल आपको बताया था कि डिजायर्ड पोस्ट प्लस डिजायर्ड लोकेशन पाना इट्स लाइक हरक्यूलियन टास्क, बहुत टफ है। लक भी फेवर करना चाहिए, है ना। तो लक का पार्ट हमेशा से रहेगा, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करना तैयारी करना छोड़ दें। तो यहाँ पर मेन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो GS और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसका क्या सिलेबस होता है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ाई करोगे। तो GS को बेसिकली जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है डायनेमिक या करंट अफेयर्स का पार्ट। अब स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट में कैसे इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ये आपकी आर्ट और क्राफ्ट है, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, आप YouTube पर या किसी का पेड लेक्चर किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आंख बंद करके ट्रस्ट करके फॉलो करना समझदारी के साथ। तो स्टार बना के समझदारी वर्ड ऐड कर लेना, क्योंकि कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो पूरी रिसर्च के साथ पढ़ा रहा है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा है, और वो आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेगा। तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कहानी भी है, कहावत भी है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ एक समंदर ही है और आप डूब रहे हो, जब आपको जॉब मिलेगी तब आप तैर करके बाहर जाओगे, अदरवाइज आप उसमें गोते लगा रहे हो। तो जो आपका मीन्स है उसको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर टीचर की रिस्पेक्ट करें, राइट। चलो अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक और डायनामिक के बीच का जो इंटर रिलेशन हमको स्टैब्लिश करना है, वो आपकी क्राफ्ट है। उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टैटिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मेजर टॉपिक्स या मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, है ना। अब ये UPSC या स्टेट PCS तो है नहीं कि बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमारा कल्चर कैसा है, कैसे इंडियन गवर्नमेंट गवर्न करती है, कैसे सेंटर स्टेट रिलेशन होते हैं। बेसिकली आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको पॉलिटी पता होनी चाहिए, आपको इन्वायरमेंट पता होना चाहिए, आपके पास का इन्वायरमेंट है वो कैसे गवर्न होता है, आपको साइंटिफिक इन्वेंशन या साइंस से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए। ये एक समझदार आदमी के बीच में हम लोग मान करके चलते हैं कि इसको इतना आता है, इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एक बड़े से टॉपिक्स हो गए। इसको जब हम रिलेट करेंगे डायनेमिक से, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, तो अभी कुछ टाइम के पहले आपको पता होगा कि राखी गढ़ी एक एक्सकेवेशन साइट थी जहाँ से कुछ कंकाल या कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ डिटेल्स मिले थे, डेटा मिला था, जिससे DNA मैचिंग से कुछ बात बताई गई थी कि पहले बताया जाता था आर्यंस बाहर से आए थे, फिर बताया गया आर्यंस नेटिव हैं इंडिया के। तो जैसे आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके देखो, तो अब आपसे पूछा जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पता होनी चाहिए। तो वापस से स्टैटिक पार्ट पे आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में आपको पढ़ाई करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें जो लेस इंपॉर्टेंट है वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत ही कम। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ DNA मैचिंग कराई गई, प्रोफाइलिंग कराई गई, तो पता चला। तो जब वैसा टॉपिक या कुछ करंट में वैसे इंसिडेंट हुआ है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका स्टैटिक पार्ट या आपको एंशिएंट चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। मिडिएवल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत आज से काफ़ी साल पहले पूछी जाती थी। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखोगे कि बेसिकली ज़्यादातर जो लोग तैयारी कर रहे हो, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप नॉर्थ इंडिया में कंस्टिट्यूट हो, तो आप ध्यान से देखोगे कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर क्या कर रहा था, या साउथ इंडियन डायनेस्टीज, है ना, पल्लवास क्या कर रहे थे, पांड्यास क्या कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से SSC क्वेश्चन पिक करता है। तो ये आपको बिल्कुल साउथ इंडियन डायनेस्टीज, मराठाज में क्या हो रहा था, पंजाब में उस टाइम क्या हो रहा था, आपको एक पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में। तो मिडिएवल में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, दैट इज़ महात्मा गांधी। उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन
नेशनल कांग्रेस के जितने सेशंस हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक सब टॉपिक निकल करके आता है कि कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हुए या ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने कुछ कोटेशंस दी है, जैसे करो या मरो, या आराम हराम है, ये समथिंग लाइक दैट। तो ये, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से किसने क्या कहा, किसकी क्या सेइंग्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड और मैं उसे लेकर के रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा कहा था। या लाल बाल पाल कौन थे, या कांग्रेस का स्प्लिट कौन से सेशन में हुआ। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको शायद आप माइंड भी नहीं करते होंगे वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री आपका यहाँ से कवर हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर कोई करंट में न्यूज़ चल रही है, राइट, जैसे गांधी जी की किसी चीज़ को नीलामी हो गई, या गांधी जी के नाम पर कोई एक फॉरेन इंस्टीट्यूट में अवार्ड दिया गया, तो गांधी जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या उससे रिलेटेड कोई भी बातें, कोई भी एक टॉपिक वहाँ पर डिस्कस किया गया, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहने के लिए डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करना। जीएस पेपर और इंग्लिश में काफ़ी काम आने वाला है, इंग्लिश का पेपर पढ़ना, राइट। दोबारा आते हैं हम लोग, हिस्ट्री हमने कर लिया। अब हमको पता होना चाहिए कि हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट कितना है, मतलब इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन कितनी है। तो बेसिकली हमें ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी से कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फला घास का मैदान कैसा है ना, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं, या एटकामा डेजर्ट कहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप इसको रिलेट करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे भारत में सबसे ऊंचा पुल कौन सा, सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा पुल, कुछ नई नई लाइक अभी एक रेलवे का ब्रिज बना है जम्मू एंड जे.एंड.के रीजन में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी में ही, या कोई परियोजना है या कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे चेनानी नासरी टनल या अटल टनल ऐसे पास हुई थी, तो किस जगह को अटल टनल बोला जाता है, उसका पुराना नाम क्या है, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ज्योग्राफी में करंट से रिलेटेड एज सच कुछ पूछा नहीं जाता है, बट ज्योग्राफी में एक सब टॉपिक है जो साइंस के पेपर 3 या बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए आपकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसी है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस हुई हैं, लाइक स्टॉकहोम कन्वेंशंस, जिनेवा कन्वेंशंस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का पार्ट है, ज्योग्राफी में भी देख सकते हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी देख सकते हो, और जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इकोलॉजी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें, सब टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, कैसे इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कैसे इंडिया रन करता है, कोई भी स्टेट या कंट्री कैसे रन करता है। तो वहां पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या थे। जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ प्रिविलेंट कुछ ऐसे चाल चलन रहे होंगे, है ना, तो उनको बेसिकली कुछ राइट्स देने थे, कुछ राइट्स लेने थे, कुछ आपको ड्यूटीज देनी थी। तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिक्वायरमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने रूल्स को फ्रेम करा। तो उससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बैकबोन या उसकी नींव पड़ती चली गई। उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आप उसको हिस्ट्री में भी पढ़ोगे और उसको पॉलिटी में भी पढ़ोगे। हिस्ट्री में जब, जैसे मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बता रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई है तब से इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पर कुछ आपके वॉइस रॉयज रहे होंगे, कुछ गवर्नर जनरल रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक वुड्स डिस्पैच इंडिया में कब आया, वुड्स डिस्पैच गूगल करना और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉलिटी के बारे में मैं बता रहा था, पॉलिटी से रिलेटेड अगर मैं इसको रिलेट करूँ डायनेमिक पार्ट से या करंट अफेयर्स पार्ट से, तो अभी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कुछ आई होंगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या है, गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, या कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करना है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोई नया बिल, जैसे अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 बिल आए हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया होगा, जैसे CAA आया था, है ना, तो उस तरीके की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बेसिकली बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स कभी पूछी जाती थी, अभी इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो गई। इंडियन इकोनॉमी में भी डायनामिक पार्ट कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ, इस GDP कितना % बताया है, या इस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ रहेगी,
अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पार्ट खत्म हो जाता है, साइंस पर चले आते हैं। साइंस में 3 पार्ट, जैसे मैंने थर्ड पार्ट के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करा, अभी बाकी के 2 पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट होता है फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इसकी यूनिट क्या है ना, या कुछ फिजिकल फिनोमिना आपसे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कोई लॉ या कोई बात पूछ ली जाएगी। केमिस्ट्री से एज सच कुछ नहीं आ रहा, बट केमिस्ट्री में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका बायोलॉजी में भी यूज होता है, उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। बायोलॉजी में बेसिकली जो पूछा जा रहा है वो स्टैटिक पार्ट पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल करंट में जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 या कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस है। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन से उपचार करे जाते हैं, कौन कौन सी दवाएं या टीकाकरण है। तो इन सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके साथ। बायोलॉजी में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक अलग से चैप्टर दिया गया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लास्ट के 4 या 5 चैप्टर्स इन्हीं टॉपिक पर आधारित हैं, बेस्ड हैं, तो उनको बिल्कुल आपको पढ़ना है। तो स्टैटिक पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, वो करंट अफेयर्स है, डायनामिक पार्ट है। तो डायनामिक पार्ट में जब आप देखोगे तो सबसे पहली चीज तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है। न्यूज़पेपर में पेंसिल और पेन लेकर के बैठो, जो भी आपको सुटेबल लगे, पेन और पेपर लेकर के बैठो और नोट्स बनाओ। किसी को कोई भी अवार्ड दिया गया हो, ठीक है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, उसको कोई अवार्ड या ऑनर दिया गया है, वो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई कमेटी कंस्टिट्यूट करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका चेयरमैनशिप क्या है या उस कमेटी का नाम क्या है, वो किस चीज के लिए कमेटी बनाई गई, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो गई है तो वो ऑबिचुअरी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवार्ड्स, ऑनर्स लिख लिया आपने, ऑबिचुअरी लिख लिया, और कमेटीज जो भी कॉन्स्टिट्यूट करी है उसके चेयरमैन्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ कोई फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया है या इंडिया के डेलीगेट्स कोई फॉरेन गए तो कौन कौन सी डील साइन हुई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडिया ने कोई बड़ी ट्रॉफी जीत ली, हालांकि स्पोर्ट्स में अपनी उतनी वो है नहीं, अब सिर्फ क्रिकेट या वर्ल्ड कप या ओलंपिक, या जब आप देखोगे कोई गोल्ड मेडल आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, या एक पर्टिकुलर प्लेयर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें इंडिया को कितने गोल्ड या इंडिया का कौन सा प्लेस रहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इस तरीके की चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। मूवी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 का ऑस्कर नॉमिनेशन इंडिया से कौन सा भेजा गया, कमेंट करके बिल्कुल बताना जितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपके किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेंगे और आपको पता नहीं आपका कौन सा सेट आने वाला है। तो आपको अपने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर के जाना है, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप अपने नोट्स बनाइए, डेली, वीकली, मंथली रिवाइज जरूर करते रहिए। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मत करना कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट छांटने लगना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 200 में 200 मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको डिजायर्ड पोस्ट और डिजायर्ड लोकेशन चाहिए। दिस इज द राइट टाइम, बहुत अच्छा टाइम है। आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है। जैसा टेम्परेचर आपके लिए है वैसा ही टेम्परेचर दूसरे के लिए भी है। कोई आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और यहाँ पर कल मैंने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने एक एक चीज कवर कर ली होगी। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरे से कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स, चैनल के सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।